हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इवन सीयूटी में जो भी स्टूडेंट 2024 में एडमिशन के लिए चाहे वो यूजी कोर्स हो या पीजी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आपका हिस्ट्री के पोर्शन से सवाल पूछते हैं, यानी कि यूजी के अंदर जितने भी कोर्स का एंट्रेंस होता है या पीजी के अंदर, तो ऑफकोर्स ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि ये जो वीडियो या लेक्चर इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपका अगर यूजी से या पीजी एंट्रेंस से कहीं भी पूछता है आपको ये हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का लेक्चर है और हिस्ट्री में भी हालांकि थोड़ा हम बैकग्राउंड पहले देंगे। हम स्टार्ट डायरेक्ट मेडिवल हिस्ट्री से कर रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री से, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम बैकग्राउंड देना चाहेंगे। पहली बात, थोड़ा सा कुछ सवाल ऐसे यूजुअली पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री जो है एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, यानी हिस्टोरिया से हिस्ट्री वर्ड का नाम आया है। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, उससे आपका हिस्ट्री बना है। ये पहला, क्योंकि मे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हिस्टोरिया असल में एक ग्रीक वर्ड है, इससे आपका हिस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ है। वही एक और अगेन एक सवाल पूछा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। आपको मालूम है हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन अब ये तो रैंडम सवाल हो गया, लेकिन अगर आप इंडियन हिस्ट्री को देखा जाए तो बेसिकली हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। आपके अंदर में भी एक सवाल होना चाहिए कि आखिर हम 3 पार्ट में ही क्यों पढ़ते हैं, हम 4 या 5 पार्ट में क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो उसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वो ये है कि एक ब्रिटिशर्स फिलोसफर रहे हैं जिन्होंने अपना एक बुक लिखा था जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसका नाम है जिन्होंने लिखा है जेम्स मिल नाम का फिलोसफर रहे हैं। वो अराउंड जो है 1800 के आसपास में बुक लिखे हैं, और उस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें उन्होंने जो इंडिया के हिस्ट्री को जो डिस्क्राइब किया है, बताया है, जैसे आप ऐसे समझे कि आपने जो है किताबुल हिंद देखा है, उसमें भी हिस्ट्री के बारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। कई सारे बुक मेडिवल हिस्ट्री में भी या मॉडर्न में आप पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री को बताता है। लेकिन हम जो करंट में यानी कि हिस्ट्री जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो हम बेसिकली 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि हम 3 पार्ट में ही क्यों पढ़ते हैं, 5 पार्ट में क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो एक बड़ी वजह ये रही कि जो जेम्स मिल्स ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, यानी 3 पार्ट में उन्होंने मेंशन करा था। पहला उन्होंने एंशिएंट नाम दिया था, दूसरा मेडिवल और तीसरा मॉडर्न। अच्छा, एंशिएंट किस पर्सपेक्टिव से? क्योंकि एंशिएंट में इंडिया में जो लोग रूल कर रहे थे, यानी कि भारतवर्ष में जो लोग रूल कर रहे थे, वो उस टाइम हिंदू रूलर थे मोस्टली। पर वही अगर मेडिवल में देखा जाए तो मोस्टली जो रूलर थे वो मुस्लिम थे, इसलिए उनको मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से मेडिवल रखा गया, मतलब मेडिवल एज में मुस्लिम को रखा गया, एंशिएंट एज में, एंशिएंट टाइम में हिंदू रूलर को रखा गया, और मॉडर्न में तो आपको मालूम है ब्रिटिशर्स रूल करके गए। तो ये उन्होंने जो है बेसिकली रूल के एतबार से, यानी रूलिंग पीरियड के हिसाब से उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया था, और आज भी हम उसी को पढ़ रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया कि आज जो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हम जो पढ़ रहे हैं उसका बड़ी कॉजेज़ ये है कि ब्रिटिशर्स एक फिलोसफर हैं जिसका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने ही अपने एक बुक में लिखा था जिसका नाम, बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, और वो भी किस बेस पे? रूलिंग के एतबार से, कि एंशिएंट में हिंदू रूलर रूल किए हैं, मेडिवल में मुस्लिम रूलर रूल किए हैं, और मॉडर्न में ब्रिटिशर्स रूल किए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं मेडिवल हिस्ट्री को, यानी हम आपके मेडिवल हिस्ट्री जो वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला दिल्ली सल्तनत के नाम से, और दूसरा जो है यानी यूजुअली जो लोग पढ़ते हैं ना वो 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक दिल्ली सल्तनत का पूरा टाइम पढ़ते हैं और मुगल सल्तनत का पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का टाइम लाइन 1206 से लेकर 1526, और 1526 से लेकर 1707 तक आपका मुगल हो गया। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपका ब्रिटिशर्स का कंट्रोल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, यानी 1707 के बाद। तो ये मैंने देखा है। तो मेडिवल हिस्ट्री हम लोग, मेडिवल हिस्ट्री में 2 खासकर दिल्ली का पे जो लोग रूल किए थे, हम 2, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि वो विजयनगर और बहमनी किंगडम वो भी पढ़ेंगे, पर दिल्ली सल्तनत में ये 2 मेन लीडिंग कैरेक्टर के रूप में, यानी सबसे इम्पैक्टेबल इनका रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे ऐड करते हैं, यूजुअली जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री वो पढ़ते हैं उनके कुछ सोर्सेस जिसकी वजह से पढ़ रहे हैं। मतलब हिस्ट्री क्या है कि कुछ सोर्सेस मिले, उस वजह से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से में मोनूमेंट हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गया, आपके यहाँ पे गलती हो गया, कॉइन्स सिर्फ होगा, तो कॉइन हो गया, स्टैचूज हो गए, कई सारे स्टैचूज मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जैसे अशोका पिलर्स भी देख सकते हैं। कई सारे इंस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलता है, उससे हमें सोर्सेस मिला हिस्ट्री का। लिटरेरी सोर्स में पतंजलि जो बुक है वो पंचतंत्र, वो उससे हमें पता चलता है। कुछ फॉरनर सोर्सेस से भी, जैसे कि आपको मालूम है कि जो किताबुल हिंद अल-बुरूनी के दौर लिखे उसमें भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो ये मतलब आप ये कह लें कि आप जो हिस्ट्री का बुक पढ़ रहे हैं ना, वो बेसिकली अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन एक्सेस करके रिटेन किया गया है, और उसमें 3-4 सोर्सेस हैं।
पहला मैंने आपको बोला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे आज भी आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन हो रहा है, कई सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें पता चल रहा है। लिटरेरी सोर्स, रिटर्न सोर्सेज, और फॉरेन ट्रैवलर कई लोग आए, हम तो नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, बट कई ऐसे फॉरेनर ट्रैवल आए थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखा है, चाहे वो किताबुल हिंद बुक हो या फिर और भी मेडिवल हिस्ट्री में, उनसे हमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट आइडिया लगता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम किसी को पढ़ेंगे तो वो जो मेडिवल हिस्ट्री में इंडिया पे जो अटैक होता है, सबसे पहले जो अटैक होता है वो अरब की ओर से, यानी अरब वर्ल्ड की ओर से अटैक होता है, और वो होता है अराउंड, एक्सपेक्टेड लाइन है 712 से लेके 14 के बीच में अटैक होते हैं। और इसमें जो पावरफुल अटैक जो होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। आप फर्स्ट मुस्लिम अटैक भी कह सकते हैं, और फर्स्ट फॉरेन जो अटैक होता है वो अलेक्जेंडर के द्वारा किया जाता है। आप एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि सबसे पहले कोई अगर फॉरेनर अटैक किया था तो अलेक्जेंडर ने किया था, लेकिन फर्स्ट मुस्लिम अटैक की अगर बात करें तो वो जो है आपका फर्स्ट मुस्लिम अटैक, खासकर मेडिवल हिस्ट्री के टाइम में देखा जाए तो, और इवन मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से देखा है तो सबसे पहले मुस्लिम अटैक जो हुआ था वो अरब की ओर से हुआ था, और वो हुआ था 712 AD के आसपास में। ये दो हो गया। जब अटैक हुआ था तो उस टाइम आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया का जो कंप्लीट कंट्रोल था वो अफ़गानिस्तान तक था, यानी अफ़गानिस्तान तक इंडिया का अपना कंट्रोल होता था। अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम लाइन देखेंगे या गुप्ता पीरियड का टाइम लाइन देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि कहाँ तक ये लोग सेंट्रल एशिया तक रूल कर रहे थे। तो जब आप दिमाग में लगाएंगे कि अगर हमारा भारत देश जो है वो सेंट्रल एशिया तक रूल हो रहा था, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर सोचेंगे तो यही समझ में आएगा कि सिंध वाला रीजन उस टाइम जो है इंडिया के ही, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही था सिंध वाला रीजन। अलग बात है जब इंडिया पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ तो वो अलग हो गए, लेकिन अल्टीमेटली आप देखा जाए बैकडोर से देखिएगा तो वो कहने के इंडिया के ही पार्ट थे, पहला। दूसरा ये है कि अगर हम बात करें जब वो सबसे पहले यानी कि मोहम्मद बिन कासिम अटैक किया था तो वो सिंध वाले रीजन में अटैक किए थे। सबसे पहला जो अटैक उनका हुआ था, मतलब कह लीजिए फर्स्ट अटैक जो हुआ था सिंध वाले रीजन में होता, और सिंध का उस टाइम जो राजा थे उनका नाम था दहीर। बस कहानी ये रहा कि अटैक करने का एक बड़ी वजह ये रही कि अरब के कुछ मर्चेंट थे जो कि श्रीलंका से ये सिंध वाला रीजन से होते हुए रिटर्न जा रहे थे, उनका सामान लूट लिया गया था। दहीर के ही कुछ आदमी थे उनके द्वारा लूट लिया गया था, और इस वजह से कहीं ना कहीं जब ये बात वहाँ पहुँची कि हमें वहाँ लूट लिया गया, तो जो अरब वर्ल्ड के जो राजा रहे अल-हिजाज, उसने जो है अपने आर्मी से अटैक करवाया, और उसके बाद जो है सिंध वाला जो रीजन है वो जीत लिए। हालांकि ये कहानी उतना शॉर्ट नहीं है जो मैं बता के जा रहा हूँ, ये कहानी में बड़ा ही ट्विस्ट वाला है कि आया यू अटैक किया और जीत लिया, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें वजह है, बट वो हम कभी, जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट उनको पता है, उनको मालूम है कि अटैक होने की क्या वजह रही। तो चलिए खैर वो पेड बैच का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे बस यही हुआ है कि भाई आया था, अटैक किया और जीत गया। खैर अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दें कि आखिर क्या वजह रहा कि सिंध की ओर से यानी अरब की ओर से अटैक हुआ। तो एक बड़ी वजह ये कि ऐसा माना जाता है हिस्टोरियन के हिसाब से कि दहीर जो था उसने देवल पोर्ट पे अरब मर्चेंट को, उसके प्रोडक्ट को लूट लिया था, और जो बैटल हुआ था उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ रावर, यानी जो बैटल हुआ था उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ रावर। बैटल ऑफ रावर समझ लीजिए मोहम्मद बिन कासिम और दहीर के बीच में हुआ था। फिर इस बैटल में आपको मालूम है कि जीतेगा कौन, मोहम्मद बिन कासिम, और दहीर हार जाएंगे, और उसके बाद से फिर यहाँ पे जो रूल करना है कह लीजिए, हालांकि वो तो बेसिकली इसके नुकसान हो गया था, यानी पैसे का नुकसान हुआ था, वेल्थ का नुकसान हुआ था, इस वजह से उसने अटैक किया था। तो उसके बाद जो यहाँ पे कुछ दिन के लिए रूल भी किया था। फर्स्ट टाइम कोई अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे किसी ने टैक्स अगर स्टार्ट किया था, जजिया टैक्स, तो वो जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा स्टार्ट किया गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे सबसे पहले। अगर देखिए यहाँ पे आपके कन्फ्यूज होंगे क्योंकि कई बार सवाल देखना होगा कि सवाल कैसा पूछ रहा है। सवाल अगर आपसे पूछ रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और अगर मोहम्मद बिन कासिम ऑप्शन में है तो आप मोहम्मद बिन कासिम ही ऑप्शन में करेक्ट मारिएगा। अब जजिया टैक्स जो है किन किन लोगों के लिए था, वो सभी लोगों के लिए था एक्सेप्ट मतलब ये पहला ये जो टैक्स था वो नॉन मुस्लिम के लिए था, ये नॉन मुस्लिम पे लगाया गया टैक्स था। दूसरा ये टैक्स जो था नॉन मुस्लिम पे जो एक्चुअल रीजन था इस टैक्स का लगाने का फॉर सिक्योरिटी रीजन, कि अगर कोई आप पे अटैक करते हो उससे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इस प्रोटेक्शन के तौर पे प्रोटेक्शन आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, इस प्रोटेक्शन के लिए आपको कुछ चार्जेज पे करने पड़ेंगे, कुछ टैक्स पे करने पड़ेंगे, उसका नाम था जजिया टैक्स। इसमें कुछ लोगों को साइड रखा गया था, जैसे विडो हो गई, हैंडीकैप, और जो बूढ़े लोग हो गए वो हो गए, ब्राह्मण होंगे और चिल्ड्रन हो गए। ये 5 लोगों को इसमें से साइड रखा गया। इसके अलावा नॉन मुस्लिम के अंदर जो भी लोग आते हैं उन सबको टैक्स पे करना पड़ता था। कौन सा? जजिया टैक्स। अब आते हैं आगे। इन्होंने जब यहाँ पे रूल किया था तो इन्होंने कुछ कॉइन भी लॉन्च किए थे जिसका नाम था दिरहम कॉइन, और आज भी यूई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो कॉइन है वो क्या है? दिरहम ही है। तो अगर हम अभी तक देखा जाए तो आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इन शॉर्ट में ढंग से आपको समझा दिया, और अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो आपका कोई भी एंट्रेंस हो कोई भी एक सवाल नहीं छूटेगा। अब चलते हैं सेकंड अटैक पे।
अरब के बाद कोई दूसरा जब अटैक हुआ था तो वो हुआ था तुर्क की ओर से, यानी टर्किश इन्वेजन हुआ था, तुर्क की ओर से अटैक हुआ था। सेकंड यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आप कोई दूसरा कोई इन्वेजन कर रहा है, इन्वेट कर रहा है, वो तुर्क की ओर से हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि तुर्की से हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि सल्तनत उस्मानिया अगर पढ़ेंगे तो उसका एक बड़े एरिया में उसका कंट्रोल रहा है। तो वो उनका डिसेंडेंट कह लीजिए जो लोग थे वो टर्किश थे, लेकिन अटैक जो होता है वो अफ़गानिस्तान से होता है, अफ़गानिस्तान वाले रीजन से अटैक। सेंट्रल एशिया मतलब ये ऐसा समझिए कि आज के टाइम में अफ़गानिस्तान जो है, सेंट्रल एशिया जो है वो अफ़गानिस्तान का पार्ट है, यानी सेंट्रल एशिया में अफ़गानिस्तान आते हैं। और सेंट्रल एशिया में यानी अफ़गानिस्तान में ही गजनी नाम का गजनीन एक जगह है, वहाँ एक डायनेस्टी चल रहा था जिसका नाम था गजनी डायनेस्टी। मैं फिर से रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ, देखिए अफ़गानिस्तान में गजनी नाम का एक जगह है और वहाँ पे गजनी जगह है, और उसी गजनी जगह पे डायनेस्टी चल रहा था जिसका नाम था गजनी डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था अब्तगिन, और उसी का स्लेब था कौन, सुबुक्तगिन। और हुआ ये था कि सुबुक्तगिन को मार दिया था किसने, किंग जयपाल ने। आपको मालूम है कि उस टाइम यानी कि आपका राजस्थान वाला रीजन में, ये सिंध वाला रीजन उस टाइम जो है राजस्थान से सिंध तक जो था वो रूल कर रहे थे जयपाल। तो जयपाल ने ही जो है सुबुक्तगिन को मार दिया था, बैटल में मारा गया था। तो उसका जो बेटा था जिसका नाम था महमूद गजनबी, यानी सुबुक्तगिन का ही बेटा था महमूद गजनबी, और इसने प्रण लिया था कि हम तब तक अटैक करेंगे इंडिया में जब तक हम जीत ना लें। यानी प्रण लिया था क्योंकि उसके फादर मारा गया था किसके थ्रू, तो वो जयपाल के थ्रू। इस वजह से उसने जो है प्रण लिया था। आपको मालूम है ये लगभग जो है 17 टाइम इन्होंने जो है इंडिया में 17 बार जो है इन्होंने इंडिया में अटैक किया था, और हर अटैक में कुछ ना कुछ यानी नुकसान करा कर ही गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड यानी कि फर्स्ट तुर्क इन्वेजन या सेकंड इन्वेजन कह लिए इंडिया पे मेडिवल हिस्ट्री में, वो लॉजिकल सोचिएगा। देखिए पहले अरब इन्वेजन हो चुका है, अब इसके बाद तुर्क इन्वेजन हो रहा है। तो तुर्क में पहला जो टर्किश जो इन्वेजन हुआ है वो हुआ है महमूद गजनवी के द्वारा, और इन्होंने जो है 17 टाइम अटैक किया। और अटैकिंग का जो डेडलाइन एक्सपेक्टेड जो डेडलाइन है वो 1000 AD से 1027 AD के बीच में इन्होंने लगातार अटैक किया था। जो पहला जो अटैक हुआ था वो जयपाल मतलब वही किंग जयपाल जो ऑलरेडी सिंध वाला रीजन रूल कर रहा था, तो उस पर अटैक किया था, बट उसमें कोई रिजल्ट नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसने मतलब कोई खास रिजल्ट नहीं आया, बट स्टिल वो क्योंकि उसने प्रण लिया था कि हम अटैक करेंगे ही करेंगे। तो उसके बाद फिर से उसने जो है अटैक किया सोमनाथ मंदिर पे। जो पावरफुल अटैक रहा था वो सोमनाथ मंदिर पे ही रहा था, और जस्ट अटैक किस लिए, लूटने के लिए। एक तो लूटने के लिए और दूसरा बदला लेने के लिए, तो वो था। इसके अलावा इस बीच में कई सारे हुए, मतलब कई इसमें मैं क्योंकि काम की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वरना अलग अलग टाइम पे जैसे कि उत्तराखंड में कुछ मंदिर थे वहाँ पे अटैक किया था, मथुरा में अटैक किए थे, कई सारे अटैक किए थे। इवन आपके मध्य प्रदेश में भी कुछ मंदिर थे, उज्जैन मंदिर, वहाँ पे भी उसने अटैक किया था। तो कई सारे अटैक किए थे, पर जो यूजुअली जो आपके सवाल बनते हैं ना वो सोमनाथ मंदिर से बनते हैं। यानी कि इन्होंने जो सबसे एक सवाल पूछा था कि सबसे पावरफुल अटैक कौन सा था, तो जो लास्ट अटैक था, ये 17th अटैक जो था वो मोस्ट पावरफुल था, और वो था सोमनाथ मंदिर पे, गुजरात में है। ठीक, इम्पॉर्टेंट अब ये है कि जब ये 1025 में इन्होंने अटैक किया था, उसके बाद लास्ट फेज में जब ये लौट रहा था अटैक करने के बाद, तो रिटर्निंग टाइम में जाट कम्युनिटी ने इनको ऊपर जो है यानी कि ही राजस्थान वाले रीजन में जाट कम्युनिटी इन पर फिर से अटैक कर दिया था, और ये मतलब घायल हो गए थे। और फाइनली इनका डेथ जो है वो 1030 में इनका डेथ हो गया था। तो अगर हम इसमें बात करें यानी कि महमूद गजनवी के द्वारा, तो सिंपल सी बात है कि वो गजनी से आया था और सिंपली उसका अटैक करना मकसद था। और इसमें 2-3 सवाल, एक तो यह है कि गजनी से आया था, दूसरा ये कि सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया, तीसरा है कि इन्होंने टोटल 17 टाइम अटैक किया, बस यही है। उसके बाद 1030 में जो है इनका डेथ हो चुका था। हम में भी आपसे एक सवाल पूछे कि कोई ऐसा सुल्तान बताइए जो इन्होंने सबसे पहले वो टाइटल लिया था, सुल्तान और गाजी दोनों का टाइटल लिया था। समझिए क्वेश्चन देखिए क्या रहता है। फर्स्ट मुस्लिम इंडिया हु टुक द टाइटल ऑफ गाजी एंड सुल्तान। अगर सिर्फ मतलब सुल्तान की बारे इल्तुतमिश होगा, अगर सुल्तान पूछ दे तो वो आपका इल्तुतमिश होगा, लेकिन अगर सुल्तान एंड गाजी हो तो उस केस में आपका आंसर जो होगा वो महमूद गजनवी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। उसके टाइम में कुछ मतलब उनके बारे में कुछ बुक लिखे गए हैं कि उसके टाइम में, जैसे अलबरूनी किताबुल हिंद लिखा था हिस्ट्री, फिरदौसी शाहनामा, और उतबी जो है चचनामा के द्वारा, मतलब उतबी जो है वो चचनामा एक बुक लिखा था। किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। ये कुछ उस टाइम के बुक हैं। अब आते हैं सेकंड तुर्क अटैक, यानी कि ये दूसरा टर्किश अटैक हो रहा है, और ये भी हो रहा है वहीं अफ़गानिस्तान से ही।
उसी गजनी में इस बार जो है एक डायनेस्टी चल रहा था जिसका नाम था गौर डायनेस्टी। उस टाइम इससे पहले महमूद गजनवी के टाइम में देखें तो गजनी डायनेस्टी था, पर अभी जो डायनेस्टी है वो गौर डायनेस्टी चल रहा था उस टाइम, यानी कि महमूद गौर, क्योंकि उसी डायनेस्टी से मोहम्मद गौरी आएंगे। और इसका डेडलाइन देखा जाए तो 1175 से 1194, यानी 1175 से 1194। अब अगर हम बात करें तो इनका पहला फर्स्ट अटैक हुआ था 1175 में। पहला अटैक इन्होंने किया था, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद गौरी जो है 1175 में सबसे पहले मुल्तान पे अटैक किया था। और अगर गजनवी की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ अटैक किया था? सिंध वाले रीजन में। खैर उस टाइम वहाँ के मूल मतलब राजा थे मुल्तान के, उस पर अटैक हुआ। उसके बाद 1178 में जो है माउंट आबू पे अटैक किया भीमसेन के द्वारा। हालांकि ये उतना रिस्पॉन्सिव नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं कि माउंट आबू पे भीम को एकदम से पराजित करे, ऐसा भी नहीं हुआ था, लेकिन इन बैटल ऑनगोइंग चलता रहा। फिर फाइनली एक पावरफुल बैटल हुआ 1191 में, बैटल ऑफ तराई, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। इस बैटल में आपको मालूम है कि मोहम्मद गौरी हार चुका था। फिर अगेन जो है, अच्छा आप सेकंड जो बैटल होता है आपको मालूम है कि 1192 में होगा, और वो किसके बीच में होगा? बैटल ऑफ तराई। सेकंड बैटल ऑफ तराई जो होता है वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। बट थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। आपको मालूम है नॉर्थ इंडिया में उस टाइम जो है, नॉर्थ इंडिया में खासकर दिल्ली वाला रीजन में जो डायनेस्टी चल रहा था, चौहान डायनेस्टी चल रहा था। मतलब ये समझिए कि दिल्ली में रूल कर रहे थे चौहान डायनेस्टी, और चौहान डायनेस्टी के अंदर अजमेर, दिल्ली और संभल ये सभी उसी के अंदर आ रहे थे, मतलब उसी के जुरिडिक्शन में थे। उसका रूलर था पृथ्वीराज चौहान। किसका? चौहान डायनेस्टी का। और चौहान डायनेस्टी कहाँ था? नॉर्थ इंडिया में, और दिल्ली अजमेर वाला रीजन में रूल कर रहे थे। होता ये है कि चलिए उससे पहले एक और कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ये चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो खैर एक डायनेस्टी आपको पता चला, नॉर्थ इंडिया में चौहान डायनेस्टी पता चला। उसी के पैरेलल एक और डायनेस्टी चल रहा था, वो गढ़वाल, उत्तर प्रदेश के, अभी तो उत्तराखंड में चला गया, यानी उत्तराखंड के रीजन में गढ़वाल डायनेस्टी था। और उसका जो राजा था जयचंद था। सेम टाइम में, मतलब जब पृथ्वीराज चौहान डायनेस्टी चला रहे थे उसी टाइम में गढ़वाल डायनेस्टी था, और वो उत्तराखंड वाले रीजन में था, जिसका राजा था जयचंद और उसकी बेटी थी संयोजिता। संयोग की बात यह है कि जयचंद जो अपनी बेटी का रिश्ता किसी और से फिक्स कर देता है, और पृथ्वीराज चौहान को काफ़ी पसंद होती है वो संयोजिता, उसकी बेटी है। और इस वजह से सीन ये होता है कि पृथ्वीराज चौहान को जब ये बात पता चलता है, उसको इनवाइट भी नहीं करता है। तो जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि जो राजा जयचंद जो है वो अपनी बेटी को कहीं और रिश्ता फिक्स कर दिया है, जो शादी का मंडप सजता है उसी मंडप से ही पृथ्वीराज चौहान उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है और उससे शादी कर लेता है। तो अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में दो डायनेस्टी चले, एक चौहान डायनेस्टी और दूसरा गढ़वाल डायनेस्टी। अब दिक्कत क्या है कि चौहान डायनेस्टी में पृथ्वीराज चौहान गढ़वाल डायनेस्टी के जो राजा हैं उसकी बेटी से शादी करना चाह रहे हैं, बट गढ़वाल डायनेस्टी के जो राजा हैं वो किसी और से शादी फिक्स कर देते हैं। इस वजह से होता यह है कि पृथ्वीराज चौहान जो है डायरेक्ट किडनैप करता है संयोजिता को और शादी कर लेता है। अब इसमें दिक्कत क्या होता है, क्योंकि ये बात ईगो वाली बात हो जाती है। गढ़वाल के जो राजा है जयचंद, उनको बुरा लगता है, और इस बुरा लगने की वजह से ये बदला लेना चाहता है। इसी बदला लेने के लिए, क्योंकि बेसिकली किसी एक रीजन से कोई हो तो उसको पता होता है वीकनेस स्ट्रेंथ, तो ये क्या होता है कि गढ़वाल के जो राजा हैं जयचंद, ये डायरेक्ट बात करता है किससे? मोहम्मद गौरी से, और कहता है कि तुम अटैक करो, हम तुम्हें यहाँ पे साथ देंगे। और वही 11 फिर उसके बाद जो है फाइनली 1100 यानी 1192 का जो सेकंड बैटल ऑफ तराई होता है। एक बड़ी वजह क्या रही आपको मालूम हो गया कि कहीं न कहीं एक बड़ी वजह वो जो डॉटर थी राजा जयचंद का, जिसका नाम था संयुक्ता, वो खैर सेकंड बैटल ऑफ तराई होगा, तराई वाले रीजन में होगा। और उसके बाद इस वाला बैटल में जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और जीतते कौन हैं? मोहम्मद गौरी। उसके बाद जो है जैसे ही, अच्छा एक बात और, उस टाइम जो कैपिटल था, यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली में रूल करे तो उस टाइम जो कैपिटल था मेरे हिसाब से शायद अजमेर था, एक बार देख लेने का होगा, उस टाइम अजमेर था। तो जैसे ही जब मोहम्मद गौरी जब राजा बनता है, यानी दिल्ली का सुल्तान बनता है या दिल्ली में रूल करना स्टार्ट करता है, तो वो तुरंत भर में कैपिटल चेंज करके दिल्ली लेके चल जाता है, यानी दिल्ली इसका कैपिटल होता है। तो ये कुछ बेसिक जो था मैंने बता दिया। जब ये दिल्ली का सुल्तान कह लिए बनता है, जैसे ही दिल्ली का राजा जैसे ही बनता है, तो उसके बाद जो है कुछ काम करना स्टार्ट करता है। पहला काम ये करता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका कॉटेज जो है इनका कॉटेज यहाँ पे बुलाया जाता है इनको, यानी कि ऐसा कहिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को इंडिया में इनवाइट किया जाता है।
और वो भी कहाँ पे, तो अजमेर वाला रीजन में, और वहाँ से वो जो है प्रमोट करते हैं सूफ़ी रूल, यानी सूफ़ी रूल को, ये सूफ़ी सिलसिला वहाँ से कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है इंडिया में। एक तो ये हुआ पहला, मतलब जैसे ही जब वो किंग बना, सुल्तान बना, जो भी कहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके अगले साल ही यानी 1194 में जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को यानी 1193 में इनको इनवाइट किया जाता है। 1194 में जो है बैटल होता है, बैटल ऑफ चंदावर के नाम से। और इस बैटल में होता ये है कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में बैटल होता है, और ये आगरा के बीच में होता है, आगरा के आसपास में होता है, क्योंकि दिल्ली में तो ऑलरेडी रूल कर ही रहा था, तो दिल्ली में थोड़ा दूर पे ही बैटल होगा ना, तो आगरा वाला रीजन में रूल कर रहा था, सॉरी दिल्ली वाला रीजन में रूल कर रहे थे कौन, मोहम्मद गौरी। और उसके बाद होता है कि बैटल होता है, बैटल के बीच में ये होता है कि जयचंद मारा जाता है, हार जाता है, और फिर से यानी कि वो वाला रीजन में गढ़वाल वाला रीजन भी देखा जाए तो मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में आ जाता है। हाँ, ये जो है कुछ काम भी करते हैं, जैसे एक तो भी बैटल हुआ, दूसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, और तीसरा पॉइंट ये कि ये देखते हैं कि इंडिया में उस टाइम में, नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो माँ लक्ष्मी को लेकर काफ़ी लोग का वो होता है, डिवोटीज़ या मानने वाले होते हैं। तो जो उन्होंने कॉइन जो चलाया था ना, कॉइन मोहम्मद गौरी ने, उस कॉइन पे माँ लक्ष्मी का जो है इमेज, फ़ोटो कह लीजिए, वो उस पर लगा कर, जैसे कई बार आप देखते हैं कि इमेज कॉइन पे अलग अलग स्टैचूज़ वगैरह, तो वो स्टैचू ये स्टार्ट करता है, प्रिंट करना स्टार्ट करता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं मोहम्मद गौरी के कुछ स्लेब होते हैं। एक जो पहला स्लेब है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक उसका स्लेब भी है और साथ ही उसका सन-इन-लॉ यानी दामाद भी होगा। मतलब ये है कि मोहम्मद गौरी का 4 स्लेब होंगे। 4 स्लेब में पहला जो स्लेब है कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन इस स्लेब होने के साथ साथ उसका दामाद भी होता है। दूसरा यलदूज, तीसरा कुवाचा, ये क्या है, इनके स्लेब है, और बख्तियार खिलजी भी। अब थोड़ा सा जैसे ही जब ये लास्ट फेज में होता है मोहम्मद गौरी, तो ये अपने एरिया को, एम्पायर को डिवाइड कर देता है। तो दिल्ली वाला रीजन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है, यलदूज को जो है वो गजनी वाला रीजन दिया जाता है, कुवाचा को जो है इनको भी इसी वाला रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाता है। बट बख्तियार खिलजी को जो है वो आपके बंगाल वाला रीजन दिया जाता है। बख्तियार खिलजी को बंगाल वाला रीजन दिया जाता है रूल करने के लिए। हालांकि कुवाचा को भी इसी वाला, मतलब नॉर्थ इंडिया का पार्टी में आगे बताऊंगा। खैर, बख्तियार खिलजी को जो है बंगाल वाला रीजन दिया जाता है। बख्तियार खिलजी के साथ दिक्कत होती है, काफ़ी पढ़ा लिखा बंदा होता है, इसको चाहिए होता है कि भाई हमें तुम थोड़ा बोलता है ना कि इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, क्योंकि काफ़ी पढ़ा लिखा होता है। इसी वजह से, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में मतलब एक सवाल पूछा जाता है कि किसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, तो बख्तियार खिलजी थे। दो लोग हैं यहाँ पे, एक बख्तियार काकी हैं, एक बख्तियार खिलजी हैं। तो बख्तियार खिलजी जो स्लेब रहा है, लेकिन बख्तियार काकी सूफ़ी सिलसिला से हैं। खैर, तो उसके बारे में बाद में समझाएंगे, बट फिलहाल यहाँ पे बख्तियार खिलजी के बारे में बता रहे हैं। बख्तियार खिलजी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी बेसिकली कुमारगुप्त के द्वारा बनाया जाता है, यानी उसका फाउंडर जो है उनको ही माना जाता है। बाकी ये कि मोहम्मद गौरी जैसे ही जब लास्ट स्टेज पर होते हैं तो वो जो है अपॉइंट कर देते हैं कमांडर इन चीफ खुद का, और उसके बाद जो है फिर दिल्ली का उनको। हाँ, अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ किसको कौन सा एरिया दिया गया था। गजनी वाला रीजन जो था वो यलदूज को दिया गया था, और कुबाचा को काबुल और अफ़गानिस्तान वाला रीजन दिया, काबुल और कुछ अफ़गानिस्तान के पार्ट, गजनी सेंट्रल एशिया हो गया, और बख्तियार खिलजी को बंगाल वाला रीजन दिया जाता है। तो यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा। पहला जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, मतलब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ें, और उसके बारे में देखिए फर्स्ट मुस्लिम अटैक। दूसरा महमूद गजनवी हो गया, और तीसरा जो हो गया मोहम्मद गौरी हो गया। और मोहम्मद गौरी का 4 स्लेब रहा, चारों स्लेब का देख लिए। 4 स्लेब में पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा हो गया यलदूज, तीसरा हो गया कुवाचा, और फोर्थ जो हो गया बख्तियार खिलजी। सबके बारे में इन शॉर्ट बता दिए। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और, चलिए हाँ आगे बताएंगे क्योंकि आगे पढ़ाना ही है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। यानी कि अब अगर दिल्ली का जो नेक्स्ट रूलर होगा वो है, पहला तो वो स्लेब है, और स्लेब ही है वो दिल्ली को रूल करना स्टार्ट करेगा। कब से, आपको जो टाइमलाइन ऐसे मैंने बताया, ये 1206 से लेकर के 1210 के बीच में जो है आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। तो खैर, अभी उससे पहले मैं बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टीचर होते हैं जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के टीचर होते हैं जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उसी के नाम पे कुतुब मीनार का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। बट बोलते हैं कि कंप्लीशन जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। हालांकि अलग अलग टाइम में अलग अलग सुल्तान आकर उसके फ्लोर बढ़ा देते हैं, मतलब 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर इस तरीके से, लेकिन बोलते हैं ना कि बेस कंप्लीट कराने का काम जो है इल्तुतमिश के टाइम में हो जाता है। यूँ कह लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर तक का जो काम जो है वो इल्तुतमिश के टाइम में हो जाता है। तो
अभी हम आगे नहीं, बल्कि अभी हम देखा जाए तो अभी हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक का थोड़ा सा बैकग्राउंड ये जानिए कि उनका टीचर वो मानने वाले होते हैं जिनके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के याद में, उन्हीं के रिमेम्बर्स में कुतुब मीनार का इस्टेब्लिशमेंट कराया जाता है। और बाकी इसका कुतुब मीनार को कंप्लीशन या कंप्लीट कौन करते हैं? इल्तुतमिश करते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं हम फाइनली दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको तो पता चल ही गया। अब इसके बाद हम, क्योंकि पहले ही बताएं कि देखिए मोहम्मद गौरी जब डेथ हो रहा है तो उसके बाद उसके जो स्लेब है उनको, मतलब जो राजपाट था, जो किंगडम था, उसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत दिया गया। अब दिल्ली सल्तनत को हम लोग बेसिकली, आपको मेडिवल हिस्ट्री मैंने बताया कि देखिए हम यहाँ पे 2 रूलर को पढ़ेंगे, यानी 2 सल्तनत को पढ़ेंगे, 2 पीरियड को पढ़ेंगे। एक तो दिल्ली सल्तनत होगा और दूसरा जो होगा मुग़ल एम्पायर होगा, यानी मुग़ल एम्पायर होगा, ये मुग़ल डायनेस्टी होगा। 2 डायनेस्टी पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का एक डायनेस्टी पढ़ेंगे और एक मुग़ल डायनेस्टी का पढ़ेंगे। दोनों का अलग अलग टाइम लाइन है। तो उससे पहले सबसे पहले जो हमारा है वो दिल्ली सल्तनत है। अब थोड़ा दिल्ली सल्तनत का अगर हम बात करें तो इस दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी पढ़ेंगे। हालांकि स्टार्टिंग तो स्लेब से ही हो रहा है। पहला जो डायनेस्टी है स्लेब डायनेस्टी, इसको ममलूक डायनेस्टी भी पढ़ते हैं, गुलाम वंश भी पढ़ते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। जिसका टाइमलाइन है 1206 से 1290 के बीच में। 1290 से 1320 खिलजी डायनेस्टी होगा। तुगलक डायनेस्टी 1230 से 1414 के बीच में। सही डायनेस्टी जो है 1414 से 1415 के बीच में पढ़ेंगे। और लोधी डायनेस्टी जो है वो 1451 से 1526 के बीच में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आज का लेक्चर में नहीं रखना चाहूँगा, अगले दिन से जो है हम लोग दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे। हालांकि बैकग्राउंड आपको मालूम पता चल गया कि क्या 3 राजा के बारे में पढ़ें, तीनों का अपना ही इम्पोर्टेंस रहा है। यूजुअली इन तीनों से भी सवाल पूछ ले जाते हैं स्टैटिक पार्ट में। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपका दिल्ली सल्तनत में जो पहला जो स्लेब डायनेस्टी है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, स्लेब। और अगर ज़्यादा हुआ तो आपका सेकंड जो है यानी कि खिलजी डायनेस्टी भी। इस तरीके से आपके लेक्चर कंप्लीट किए जाएंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ढंग से लेक्चर समझ लिए 1-2 बार और देख लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और ज़्यादा कुछ पढ़ना होगा आपके एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू।